पूरी चाल में एक द्वंद्व मचा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी खोली में सांप निकल आया है या किसी के बाल बच्चा हो रहा है। औरतें एक खोली से दूसरी खोली में घुस रही थीं। शीशियाओं, बोतलें, डिब्बे लिए सब की सब सरला बेन की खोली की तरफ तक रही थीं, जैसे सरला बेन का आखिरी वक्त हो और सारी पड़ोसिनें अपनी सी करने पर तुली हों। एक तरह से तो सरला बेन का वाकई आखिरी वक्त था। उनकी ट्रेन बस छूटने ही वाली थी। पूरे 33 बरस की होती अगर उनके दूरंदेश वालिदैन ने प्रभाकर के सर्टिफिकेट में उनकी उम्र के पूरे 5 साल न हड़प कर लिए होते। मगर कागज की उम्र ऐसा जबरदस्त सहारा नहीं होती। वह यूपी के किसी गुमनाम से गांव की पैदावार थी, मगर बंबई में इतने साल रही कि वतन को भूल भाल के बंबई की ही हो गई थी। उन पर किसी सूबे का ठप्पा नहीं था। कोई उन्हें गुजराती समझता, कोई मारवाड़ी और सिंधी। बस जगत सरला बेन हो गई थी। सरला बेन के .im हॉस्पिटल में नर्स थी। महंगाई अलाउंस मिला के 240 रुपए मिलते थे। 12 रुपए कमरे का किराया देकर इतना बच जाता था कि बड़े ठाठ से रहती थी। हॉस्पिटल से मरहम पट्टी का सामान, APC की गोलियां, मर्क्यूरी क्रोम, असली ग्लीसरीन और पेटेंट दवाओं के सैंपल लाकर मुफ्त तकसीम किया करती थी। उनका कमरा आसपास के इलाके के लिए अच्छा भला हॉस्पिटल था। सरला बेन बड़े काम की चीज थी। ऊपर से शक्ल सूरत के साथ साथ चाल चलन ऐसा था कि कभी किसी की गृहस्थी पर शह पड़ने का खदशा नहीं हुआ। यही वजह थी कि वह बेइंतिहा हर दिल अजीज थी। जिधर निकल जाती उनके जनाए हुए बच्चे कुलबुलाते, रोते बिसुरते नजर आते। लोग उनके कदमों में आंखें बिछाते। हर सौदे वाला, हर दुकानदार उन्हें रियायत से माल देता। वह मोल तोल करती जाती और मरीजों के हालचाल पूछती जाती। क्यों रे तुलसी, बहू की कमर का दर्द कैसा है? अरे शाकिर मियाँ, आमना बीबी के पैरों की सूजन उतरी कि नहीं? शाम को ले आना, इंजेक्शन दे दूंगी। अरे ओ रजनी, तेरे घुटनों के दर्द का क्या हाल? तेरा मर्द फिर दारू पीकर आने लगा है? वह खैर खबर पूछती कामदेवी के नुक्कड़ वाले बस स्टॉप पर पहुंच जाती और उनके मरीज उनको दुआएं देते रह जाते। बस सबको यही दुख था कि सरला बेन अब तक कुंवारी बैठी थी। अगर शादी के बाद बेवा हो गई होती या मियाँ छोड़कर चला जाता तो भी सब्र आ जाता। मगर यह तो निरा अंधेर था कि उनकी रेल छूट रही थी और जीवन साथी का दूर दूर तक निशान न था। सबके सिर उनके एहसानों के बोझ से झुके हुए थे। वह सबके लिए करती थी, लेकिन उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। यह शहर बंबई है। यहाँ जिंदगी सर पर दौड़ती है। यहाँ मशाता और नाइन का फैशन खत्म हो चुका है। यहाँ तो बस आंख लड़ जाती है और ब्याह हो जाता है। सरला बेन फिल्म हीरोइन न सही, डरावनी भी न थी कि कोई अल्लाह का बंदा उन पर आशिक ही ना हो जाए। आदमी का बच्चा थी। बाप बचपन ही में मर गए। माँ हमेशा की रोगी सिंगर मशीन के बल बूते पर उन्हें पालती रही। फिर जब बेटी कमाने लगी तो वह बिल्कुल ही टूट गई। 2-1 बार उचटता उन्हें बेटी के ब्याह का ख्याल आया, मगर इस ख्याल के कोई माकूल सूरत इख्तियार करने से पहले ही वह चल बसी। वह दिन और आज का दिन सरला बेन ऐसी अपने काम में जुटी कि शादी का ख्याल तक ना आया। ख्याल आया भी होगा तो उन्होंने किसी से तकाजा नहीं किया, और था भी कौन जिससे तकाजा करती कि भाई हमारा ब्याह करा दो। कहते हैं अगर कोई कुंवारी कन्या बैठी रहे तो धरती की छाती पर बोझ होता है और धरती के इस कर्ब का पाप सबको लगता है। कम अज कम सरला बेन के जानिसारों का तो यही अकीदा था। उनकी नेकी और पारसाई काबिले सिताइश थी, मगर नेकी की भी एक हद होती है। यह तो उनसे कोई नहीं कहता था कि बाबा किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के गले में बाहें डालकर झूल जाओ, मगर औरत के चंद गुण हैं जिन्हें अगर सलीके से इस्तेमाल किया जाए अच्छी शरीफ जादियाओं भी अब तो चिड़िया खुद ही घेरती है। फिर शर्माकर सिर झुकाकर डोर वालिदैन के हाथ में थमा देती है। कोई दाग नहीं लगता, किसी को पता भी नहीं चलता। वालिदैन सुरखरू, दूल्हा दुल्हन भी मग्न। यूं हुआ करती हैं शादियां, मगर नहीं हो पाती तो बेचारी सरला बेन जैसी मुसमुसी गालों की, जो दुनिया के जख्मों पर फाहा रखने में ऐसी गुम है कि अपना कुछ होश ही नहीं, सबके दुख बांटती है, रातें आंखों में काट देती हैं, नौजायदा बच्चे हथेलियों पर झेलती हैं और फिर अपनी नीम तारीख खोली में उल्टा सीधा निगलकर सूनी खाट पर पड़ जाती है। कोई इतना नहीं जो उनकी तन्हाई के रिश्ते हुए जख्मों पर फाहा रखे। ये इतना बड़ा चीखता चिंगाड़ता बंबई, क्या यहाँ कोई अकेला किसी औरत के प्यार का भूखा नहीं? किसी औरत के लम्स की चाहत नहीं? सरला बेन किसी की मोहताज नहीं, अपनी कमाई खाती है। सारी चाल में एक नगीना सा कमरा है जो किसी फ्लैट से कम नहीं। सोफा कुर्सी भी है, अपना अलग संडास भी।
अब और क्या चाहिए इस दुनिया में? लोगों का क्या है? कुंवारे तो आंखों में खटकते हैं, हरदम शादी की दुआएं, शादी के तकाजे। लो भाई, शादी कर लो। बच्चे की फरमाइश, एक बच्चा हुआ तो ये उलाहना है कि ए है बस एक ही, चलो दूसरा पैदा कीजिए। मगर सरलाबेन को भी यकीन नहा था कि वह सदा कुंवारी ही रहेंगी। कोई तो होगा उनका यहां से वहां तक फैली दुनिया में, कोई एक अल्लाह का बंदा है जिसे खुदा ने उनकी जिंदगी का हिस्सेदार बनाया होगा। ये और बात है कि वह उसे ढूंढ नहीं पाई। लोगों के कहने से उन्हें और भी ख्याल आने लगे, मगर जब भी उन्होंने किसी को इस ख्याल से देखा, वह शजरे ममनुआ साबित हुआ और अपनी बीवी की पोशीदा बीमारियों का रोना ले बैठा। कुछ वक्त साथ गुजारने को तो बहुत से तैयार मिले, मगर हाथ पकड़कर निभाने के ख्याल से बारात लेकर घोड़ी चढ़ने का अरमान किसी के दिल में न झांका। हॉस्पिटल में कभी किसी ने गहरी गहरी पुरअसरार आंखों से उन्हें न देखा, कभी किसी ने उन्हें हटकर रास्ता देने की जरूरत तक न महसूस की। लोग दंदनाते निकल जाते और वह आड़ी होकर दीवार से लग जाती। गामदेवी के नाके से वह रोज सुबह को 7:45 बजे वाली बस पकड़ा करती थी। बस में सभी रोज के जाने पहचाने हुआ करते थे। सबकी सीटें कुछ मुकर्रर सी हो गई थीं। उस दिन वह बेख्याली में अपनी सीट की तरफ बढ़ी। एक अजनबी को वहां बैठा हुआ देखकर उन्होंने ठसाठस भरी हुई बस पर एक तायराना नजर डाली और बस के बीच में लटकी हुई रकाब पकड़कर खड़ी हो गई। अजनबी ने उन्हें सिर से पैर तक देखा और खड़ा हो गया। बैठ जाइए। वह रकाब पकड़कर खड़ा हो गया और अखबार पढ़ता रहा। उन्होंने पहले तो बौखलाकर झट से अपना बटुआ दबोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं। फिर समझी किसी पेशेंट का शौहर होगा और अभी पैरों के वरम और कमर के दुख दर्द का कस्सा शुरू कर देगा, मगर रकाब पकड़े वह खड़ा झूलता रहा और अखबार पढ़ता रहा। जब उन्हें यकीन आ गया कि वह खुद भी किसी मुहिलक मर्ज में मुब्तला नहीं, तो वह सन्नाटे में रह गई। ऐसा तो कभी होता नहीं। मगर दूसरे दिन जब फिर वही हुआ कि वह बस पर चढ़ी और उसने अपनी जगह छोड़ दी और खड़ा हो गया, तो वह बैठने को तो बैठ गई, मगर बड़ी कसमसाई। उनकी समझ में नहीं आया क्या करे। जी चाहा कि उसे मुट्ठी भर सल्फे की गोलियां ही दे दें, कहीं जख्म तलाश करके मर्क्यूरी क्रोम का फाहा रखकर सफेद झकसी पटटी बांध दें, मगर उसकी मुकम्मल सेहत से उन पर ओस पड़ गई। एक खरोंच तक का निशान न था। वह बस में बेतल्लुक सा खड़ा झूलता रहा और अखबार पढ़ता रहा। तीसरे दिन जब यही हादसा हुआ तो सरलाबेन के छक्के छूट गए। निगोड़े काहे को मुझे रोज रोज सीट देता है, क्या तेरी अम्मा बहनें नहीं कल मुंहे? उनका जी चाहा उसे किसी बात पर खूब जली कटी सुनाई, मगर वह ऐसा बेतल्लुक सा खड़ा झूल रहा था कि उन्हें बात बेतुकी सी लगी। जब हफ्ता भर यही दस्तूर चलता रहा तो सरलाबेन बिल्कुल उथल पुथल हो गई। खिदमत गुजारियों की तो वह आदी हो चुकी थी। किसी का एहसान उठाने की उनमें आदत न थी। उनके दिल पर बोझ बढ़ने लगा। ड्यूटी पर उन्हें बार बार ख्याल आता कि क्या करें। दूसरी बस पर चलें तो वक्त पर पहुंचना नामुमकिन। सरलाबेन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह दुनिया से रूठी रूठी रहने लगी, जैसे कोई उनके साथ सख्त ज्यादती कर रहा हो। उनका मिजाज बड़ा नाजुक हो गया। अब वह बात बात पर उलझ पड़ती, बेबात के रोने लगती। ड्यूटी से लौटती तो आंखें बंद करके खाट पर पड़ जाती। खाने की भी सुध बुध न रहती। किसी को कुछ दुख दर्द भी होता तो पास आते डरता। सरलाबेन को इश्क हो गया है, सत्तो गिराकट ने रामदई को बताया। दुर्मुए, तेरी खाट कटे, सरलाबेन तो देवी है देवी। रामदई ने सत्तो की 7 पुश्तें तूम डाली। मैं जो कह रहा हूं। क्या कह रहा है? तेरे मुंह में भूभल। मगर जब सत्तो गिरकट ने बताया कि गाम देवी के नाके पर उसकी बिजनेस होती है, हर एक को तोलना परखना, उसकी जेब को हल्का करना उसका रोज का काम है। एक अदद बाबू रोजाना अपनी सीट सरलाबेन को दे देता है और खुद खड़ा सफर करता है। आज से नहीं, हफ्तों से यह किस्सा चल रहा है और मुआमला कतई पटता नजर आ रहा है। हाय, मैं मर जाऊं। रामदई ने छाती कूट ली और दौड़ी दौड़ी शब्बो के पास गई। शब्बो भी सन्नाटे में रह गई। फिर दोनों मिलकर सादत की बहू के यहां गई। सादत की बहू मुंडेर पर लौंडे को लटकाए इजाबत करा रही थी। खुदा की कुदरत, लौंडा मोरी में गिरते गिरते बचा। फिर यह बात आग की तरह सारी चाल में घूम गई। ऐसा ही होता है, लक्ष्मी खाए ने कहा। वह रेडीमेड कपड़ों में काज बटन बनाती थी और बड़ी झांदीदा थी। उसका मियां लापता था। एक लड़की थी, वह उसने मिशन स्कूल में दे दी थी। सब उसे गालियां देते थे कि उसने लौंडिया को ईसाई बनवा दिया है, लेकिन लक्ष्मी एक कान सुनती थी, दूसरे कान उड़ा देती थी।
काज बटन से कहीं पेट पलते हैं? सब जानते थे। वह रातों को जाया करती है, लाला के डर से ग्राहकों को चाल पर नहीं लाती, मगर किसी को क्या, उसने दारू पीकर कभी लफड़ा नहीं किया, जैसे आए दिन एंट्री किया करती थी। नाम उसका ऐड था, मगर एंट्री होकर रह गया था। वह खुले बंदों दारू का धंधा करती थी, लाला को डर कर बख्शिश देती थी। पुलिस से भी हफ्ता मुकर्रर था, कोई उसके मुंह नहीं लगता था, क्योंकि वह आए दिन दारू चढ़ाकर अंग्रेजी में गालियां दिया करती थी। कम से कम चाल वालों का तो यही ख्याल था। कई बार भंवर में आ चुकी थी और सरला बेन की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उसकी नया पार लगाई थी। चाल में कई आबरू बाख्ता औरतें रहती थीं, मगर किसी को ताने देने और एतराज करने की फुर्सत न थी। हर एक की कोई न कोई रग दबती थी। तो ब्याह क्या चाल में ही रचेगा? और क्या, सामने के मैदान में तंबू तन जाएगा। बंबई में तो बड़ी बड़ी शादियां तंबू तान के की जाती हैं। शब्बू ने फैसला दिया। हाय, मजा आवेगा, अपनी सरला बेन दुल्हन बनेगी। रामदई को शादियों का बड़ा शौक था। वह हर मौसम में नई शादी रचाती थी। कुछ दिन बाद दूल्हा उसकी ठुकाई करके कभी कभी कपड़े लते तक चुराकर भाग जाता। अभी पिछली शादी तो उसने बाकायदा की थी। तंबू तानने में बहुत खर्चा आता, इसलिए बस खोली ही में पंडित लोहे की अंगीठी जैसा हवन लेकर आ गया और फेरे डाल दिए। रामदई खूब सजकर दुल्हन बनी। चाल पर अजब अरुसाना मूड छा जाता। खूब सी मेहंदी घोलकर सबने थोपी। टीन बजाकर फिल्मी गाने गाए गए। रुखसती के वक्त जो हाथ लग गया, रामदई उससे गले लग लग रोई। मेरा बैरन, हाय मेरा बाबुल, हाय, मुझे मत अपनी ड्योढ़ी से निकालो। वह किसी फिल्मी सीन की याद में चिंघाड़ती रही। पनवाड़ी ने तेज तेज आवाज में ग्रामोफोन लगा दिया। काहे को ब्याही विदेश, गो निहायत सरपट चिंचिनाती आवाज में बेहद बेसुरी औरतें गा रही थीं। मगर यह कमबख्त गीत ही कुछ ऐसा है कि जी भर आता है। बेटी की रुखसती का समा भी अजीब होता है। हालांकि रामदई रुखसत नहीं हुई, उसका भयंगा दूल्हा भी ब्याह कर चाल ही में आ गया। कई दिन रामदई शर्माती लजाती पायल बजाती फिरती रही। फिर दूल्हे ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। रोज दारू पीकर हड्डियां तोड़ता। महीने भर के अंदर अंदर वह उसके चांदी के कड़े और नाक की लौंग लेकर भाग गया। रामदई थोबड़ा सुजाए कई दिन तक लंगड़ाती रही और उसकी जान को कोसती रही। इन तल्ख तजों के बावजूद लफ्ज शादी से रामदई के दिल में लड्डू फूटने लगते। अपने अलावा भी किसी की शादी हो तो मजायका नहीं, मौका खुशी का है। डरते डरते सरला बेन को छेड़ा गया और जब वह जरा झेप गई तो बस धर लिया गया। सरला बेन, ब्याह कर डालो। हाँ जी, यही उम्र है खेलने खाने की। तुम्हारे माता पिता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। हाय राम, हम तो खूब हलचल मचाएंगे। चौक में तंबू तनेगा, दूल्हा घोड़े पर चढ़कर आवेगा। सरला बेन, घूंघट काढ़ोगी? ए भला, क्यों ना काढ़ेंगी, कहीं बिना घूंघट दुल्हन बनी है। रामदई ने राय दी। वह इस लाइन में एक्सपर्ट मानी जाती थी। हाय, चाल सूनी हो जाएगी। सादत की बहू का बच्चा कौन जनेगा? हर साल सादत की बहू को सरला बेन की खिदमत की जरूरत पड़ती थी। सूत न कपास, कोल्हू से लट्ठम लट्ठा। सरला बेन चिढ़ गई। किसने कह दिया तुमसे शादी ब्याह का? ए है तो फिर रोज सीट बस में क्यों देते हैं? शब्बो तनतनाई। यह तो उनकी भलमनसाहत है। सरला बेन नरमी से मुस्कुराई। ए, तेल देखो, तेल की धार देखो, आज सीट देते हैं, कल दिल भी देंगे। सादत की बहू ने गोदी के लौंडे को कूल्हे पर ठसक कर फैसला किया। इस पर सब चहक उठी। इन प्यारी प्यारी बातों से सरला बेन की आंखों में भी ख्वाब झूम उठे। उन्हें इन मदकूक, आबरू बाख्ता, हर्राफा औरतों पर प्यार आ गया। दिल शुक्रगुजारी के एहसास से लबरेज हो गया। अब की बार दूध कम उतरने की शिकायत तो नहीं? वह बात बदलने को एकदम नर्स बन गई। अभी तक तो नहीं, सादत की बहू मिनमिनाई। और देख एडिथ, अब के जो कुछ लफड़ा हुआ तो कसम से पुलिस में दे दूंगी। बाबा, वह लोग हस्बैंड का नाम पूछते। एडिथ भिन्नाए। एंट्री सिद्दीक बाबू का नाम दे दे। रामदई ने मशवरा दिया। बट हम कैथोलिक हैं। वह लुच्चा। तो शर्मा जी का नाम दे दे। चुप रहो चुड़ैलो। सरला बेन ने सबको डांटा और सादत की गोद के लौंडे को चुप कराने के लिए चमचा भर सिरप उसे छटा दिया। दूर हो यहां से। पहले यह बताओ, शादी कब होगी? शब्बो अड़ गई। हाँ, तारीख मुकर्रर हो जाए। लक्ष्मी ने मुतालबा किया। किसकी शादी? कैसी तारीख? कोई बात न चीत। सरला बेन बिगड़ गई।
बात न चीत, ये कैसे? क्या दूल्हा गूंगा है? कह कहा पड़ा। और फिर सबने बौखलाई हुई सरला बेन को समझाया कि उनकी डील ही से ये हुआ है कि उन जैसी गुणवंती कुंवारी बैठी है। मर्द की जात तो ठलुआ होती है, जब तक मुंह में निवाला न ठूसो बात नहीं बनती। सब सरला बेन के बहीख्वाह हैं, दुश्मन नहीं। कहो तो अपनी जाने भी तुम्हारे लिए दे दें। यह चिड़िया अब हाथ से नहीं जानी चाहिए। कहो तो उनसे बात करने को बोलूं? सादत की बहू ने पूछा। अरे हम खुद बात करने को तैयार हैं उनसे कि बाबा लड़की पसंद है तो ऐसा बात करो। मगर रामदई की इस राय से सबको इख्तिलाफ पैदा हो गया। उसे मर्दों को फांसने में मल्लिका हासिल है, मगर कमबख्त को शादी का चस्का पड़ चुका है। अगर अमानत में खयानत की गई तो न बाबा, रामदई से अल्लाह बचाए। शायद बेचारों की हिम्मत नहीं पड़ती। ये रोब दाब से चश्मा चढ़ा के जाती है। वह सोचते होंगे मीठी नजर से देखा और जूते पड़े। शब्बों ने तशखीस की, कपड़े लते का असर तो पड़ता है। ड्यूटी की और बात हुई, पर यह हर घड़ी डॉक्टरनी बनी रहवे हैं। औरत को कुछ सिंगार तो करना ही पड़ता है। अरे ये मुखड़ा, इस पर मेकअप हो तो कसम से श्रीमान के छक्के छूट जाए। और कपड़े भी भड़कदार हों, थोड़ा बहुत तेल फुलेल, हाथों में चूड़ियां, कानों में आवेजे। फिर देखते हैं बाबूजी कहां जाते हैं। सरला बेन ने उस वक्त तो सबको झिड़क दिया, मगर सोच में पड़ गई। ये दुनिया का दस्तूर है। बंबई में एक से एक भड़कदार औरत घूमती है। सूनी सादी औरतों पर नजर ही नहीं टिकती। जैसा मौका वैसा भेस। मगर उसके पास तो सादी कन्नी की साड़ियां थीं, दो चार बदरंग सी खटाऊ की होंगी। गले में तार सी जंजीर तो पड़ी रहती है, अगरचे उसे जेवर कहना ज्यादती है। मां की यादगार है। रात के सन्नाटे में उनके दिमाग में रंग बिरंगे कपड़े और जेवर थिरकते रहे। शायद ब्याहता है। दूसरे दिन शब्बों ने फिक्रमंद होकर कहा, नहीं ब्याहे तो नहीं। कैसे मालूम? बस में कोई दोस्त मिले तो पूछ रहे थे। कमरा मिला? वह बोले, हां मिला। कहने लगे, अब शादी कर डालो। फिर क्या बोले? रामदई करीब खिसक कर बोली। हंसने लगे। चलो इधर से तो इत्मीनान हुआ, जात के तो ठीक हैं। हाँ, बैग पर रामास्वरूप भटनागर लिखा है, वह तो पहले ही दिन देख लिया था। बस फिर क्या बात रह गई है जो टाल मटोल कर रही हो? मुंह से जो नहीं बोलते, कुछ मीठी नजरों से कहते होंगे? नहीं, जो कहते भी होंगे तो सरला बेन के काहे को पल्ले पड़ेगा। रामदई हुई, एडिथ हुई, शब्बोई होती तो फट समझ जाती। 2 दिन में बाबूजी मुट्ठी में होते। ठंडी सांस भरी। नहीं तो यह मर्दुआ कौन सी मिट्टी का बना है? सादत की बहू बिगड़ गई। बड़ी काई काई के बाद तय हुआ कि सरला बेन दूरंदेशी पर तैयार हो। तीर तफंग से लैस होकर मुंह में निवाला दे, तभी नया पार लगेगी। बस इसी कारण औरतें अपने अपने तर्कशों से सामान निकाल निकाल कर सरला देवी की कुमक को पहुंचने लगी। शबाना कभी फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम भी ले लेती थी। वह वहां से न जाने क्या अटरम सटरम लाया करती थी। हैजलिन स्नो तो सादत की बहू के पास भी साल भर से पड़ी थी। एडिथ के पास तो तमाम स्मगल किया हुआ कॉस्मेटिक था। वह एक हेयर ड्रेसर को भी जानती थी और खुद भी फर्स्ट क्लास गुब्बारे नुमा ऊंचे तूंबी जैसे बाल बना लेती थी। उसके पास ऐसे ऐसे छोटे बड़े कपड़े थे जो अगर खपच्ची को पहना दो तो बुते काफिर बन जाए। बस सब की सब मरम्मत पर जुट गई। सरला बेन ने बहुत नन्ना की, मगर शब्बों ने अपनी प्याजी नायलॉन जारजेट की साड़ी जिस पर सीक्वेंस का काम बना था उन्हें पहनाई। ब्लाउज पर बहुत झगड़ा पड़ा। शब्बो कहती थी ताजा तरीन फैशन के मुताबिक सुर्ख ब्लाउज और सुर्ख पेटीकोट होना चाहिए, नीचे से छलका मारेगा और लाल ही सैंडल हो, तब आएगा मजा। सरला बेन निगोड़ी को न फिटिंग का पता न मैचिंग के राज मालूम। उनके हाथों में खेल बनती रही। मुंह पर पहले क्रीमें थोपी गईं सादत की बहू की हैजलिन स्नो के, जो सूख चुकी थी क्योंकि वह बुरा माने जा रही थी। फिर रोज और पाउडर के पलस्तर चढ़े। खूब सा स्याह सूत लेकर तूंबी की शक्ल का जूड़ा बना। फिर जेवर की बारी आई। इस पर खाना जंगी होते होते बची। हर शख्स यही चाहता था कि उसका चंदा ज्यादा से ज्यादा हो। जब ऊंची एड़ी के कारचोबी सैंडल पहनकर सरला बेन बस स्टॉप पर लहराती डगमगाती पहुंची तो उनकी बगैर ऐनक की आंखों में तिरमिरे नाच रहे थे। पसीने के शरारे छूट रहे थे। क्या औरत होना काफी नहीं, एक निवाले में इतना अचार चटनी मुरब्बा क्यों लाजिमी है? उनकी आंखों में आंसू चलने लगे।
और फिर उस निवाले को बचाने के लिए सारी उम्र की खिस-खिस। जब थोड़ी ही देर बाद लोगों ने सरला बेन को लश्तम पश्तम वापस लौटते देखा तो सबके हाथों के तोते उड़ गए। वह बगैर दूल्हा के डगमगाती लरजती चली आ रही थी। गालों पर काजल की लकीरें बहाती वह गटर में गिरते गिरते बची। निवाला थूक दिया गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? सरला बेन सवालों की बौछार से बेदम होकर पलंग पर गिर पड़ी। वह जब बस में दाखिल हुई तो वह उनसे कतई गाफिल अखबार पढ़ता रहा। वह रकाब पकड़े सीट के पास खड़ी झूलती रही और वह बस के दरवाजे की तरफ बार बार देखता रहा जैसे किसी का मुंतजिर हो। उन्होंने नजरों के सारे तीर उसके कलेजे में झोंक दिए, मगर वह उनकी तरफ से मुंह मोड़े दरवाजे को तकता रहा। उन्होंने कांता की महक में बसा हुआ गुलाबी आंचल ढलकाया, मगर उसने अखबार से नजरें न उठाईं। उन्होंने एक भरपूर अंगड़ाई ली, मगर उसकी आंखों में मस्तियां न लहराईं। उसने एक पथराई हुई नजर उन पर डाली और उनके धूम धड़क्के को बेइतनाई से ठुकराता हुआ अखबार पर झुक गया। सामने की सीट खाली हो गई और वह उस पर ढह गई। सारे तीर सनसनाते हैं वार खाली दे गए और खाली तरकश लरजता रहा, कांपता रहा। डरते डरते उन्होंने अपनी सीट से मुड़कर देखा। वह बस से उतरकर जा रहा था। उतरते वक्त उसने बस स्टैंड पर धंधा चलाते हुए सत्तू गिरहकट से पूछा, क्यों रे पाजी, आज सरला देवी नहीं आई? सत्तू गिरहकट हकलाता रह गया और अजनबी लंबे लंबे डग भरता सामने गली में गुम हो गया। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।